हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा की क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेपर 2012 वाले मैथ्स सेक्शन का। और यहाँ पे देखिए फिर से आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपके पास क्या दिया गया है? पॉइंट पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस विद द प्लेन एस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 214 टू क्यू आर एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी एस। तो मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बातों को मिला करके यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अलग अलग पोर्शंस को टच किया है वेक्टर 3D के अंदर। तो P इज इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग Q एंड R। तो QR लाइन का पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो QR की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 2, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अगर आप देखो तो QR का ज्वाइनिंग वेक्टर 1 4 1 ऐसा कह सकता हूं मैं। तो 1, ठीक है, 4 और 1, ठीक है। अब देखिए आप 2 आपने यूज किया था तो आप 3 यूज करोगे और इधर 5 यूज करोगे। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई क्यूआर लाइन की, ठीक है। अब क्यूआर लाइन का कहा जा रहा है कि ये प्लेन को इंटरसेक्ट करता है, तो वो पॉइंट P आता है। तो इस लाइन पे एक पॉइंट मैंने ले लिया, क्या लूंगा मैं? लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 5, है ना। और वो पॉइंट प्लेन पे भी लाई करना चाहिए। तो पॉइंट P के लिए हम कह सकते हैं कि जो प्लेन की इक्वेशन है 5x माइनस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 को इस पे लिया गया पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3 और आ जाएगा आपके पास लैम्डा प्लस 5। दिस शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। तो 5 लैम्डा प्लस 10 माइनस 4 और इंटू 4 लैम्डा प्लस 3, तो 5 लैम्डा प्लस 10 माइनस 16 लैम्डा माइनस 12 माइनस लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 1, है ना। 5 माइनस 17 लैम्डा मतलब हो गया 12 लैम्डा, ठीक है। 10 माइनस 17 तो ये आ गया 8, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई आपकी 2/3। लैम्डा 2/3 है तो आपके पास पॉइंट निकल करके आ जाएगा। P क्या निकल करके आ गया आपका? 8/3 और 8/3 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 17/3 और प्लस आपके पास आ जाएगा 17/3, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट P आ रहा है, ठीक है। क्या लैम्डा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10, 17 और 18, ठीक है क्या? तो 5 इंटू लैम्डा प्लस 2, ठीक है, 5 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा था, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू माइनस 2/3 है और इसलिए आपका ये पॉइंट चेंज हो जाएगा। माइनस 2/3 प्लस 2 मतलब कितना हो गया? ये 4/3 हो गया, है ना। फिर माइनस 8/3 प्लस 3 तो 1/3 हो गया और ये हो गया आपका 13/3, ठीक है। तो 4/3, 1/3, 13/3 ये आपका आ गया P पॉइंट। फिर S के बारे में कहा जा रहा है, S आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 214 से QR पे। तो इस बार क्या होगा? जो हम S पॉइंट अगर ऐसा ही है ना कुछ कि ये जैसे देखिए ये मान लीजिए QR लाइन थी और QR लाइन पे ये बीच में S एग्जिस्ट करता था, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये जो S पॉइंट होगा वो भी तो क्या होगा? इसी लाइन का पॉइंट होगा ना। तो इस पॉइंट को मैं मान सकता हूं इस बार फिर से लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 5। आप क्या चाहते हो? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो किससे? किस पॉइंट से? 214 से। तो ये आपका T है 214। तो आपका ये जो TS वेक्टर है और लाइन की डायरेक्शन क्या थी? 141। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि TS वेक्टर इंटू 141, है ना, I प्लस 4J प्लस K शुड बी इक्वल टू 0। तो TS वेक्टर कितना होगा? लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 मतलब लैम्डा, 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 1 4 लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा प्लस 5 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इंटू 141 इज इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। तो लैम्डा प्लस 16 लैम्डा प्लस 8 तो आपके पास 17 लैम्डा प्लस 8 आ चुका है और प्लस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आती हुई -12। तो लैम्डा आपके पास अगर -12 आएगा तो आप ये भी पॉइंट निकाल लेंगे। तो S पॉइंट आ गया, P पॉइंट आपका इस तरीके से आ गया। आपको लेंथ निकालनी थी PS, ठीक है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, उस जमाने के हिसाब से कहा जाए तो, ठीक है। क्या फैक्ट यूज किया गया? यहां पे देखो sec x प्लस 10x है, रेज टू पावर 9/2। तो सबसे पहली चीज ऑफ कोर्स हमें sec x प्लस 10x को वहां पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। 9/2 फ्रैक्शनल पावर के साथ तो कुछ खास कर नहीं पाएंगे।
तो sec x प्लस tan x को हमने t मान लिया, तो इसने क्या दिया, sec इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, इसका sec इंटू tan, तो sec x इंटू sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू कितना है, dt, है ना। तो अब आप देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में आप सबसे पहले देखो sec स्क्वायर x, तो सबसे पहले sec x अपॉन sec x प्लस tan x की पावर में 9/2, तो अगर मैं sec x प्लस tan x ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा 11/2, ठीक है, dx। तो एक चीज यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, sec स्क्वायर था, ठीक है, तो अब sec स्क्वायर x है, तो sec x प्लस tan x को अगर आप t लेते हैं, sec x प्लस tan x को आपने t ले लिया, है ना, तो आप देखिए एक sec x और ये sec x प्लस tan x, ये तो आपका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, है ना, ये वाली चीज। एक sec x अभी लेकिन बचा हुआ है, और अपॉन t रेज टू पावर 11/2, अगर ये चीज t में कन्वर्ट हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो sec x प्लस tan x आपका t है, आप चाहते हो sec x को t के टर्म्स में कन्वर्ट करना, तो कैसे करते हो, अपन ये पढ़ते हैं ना, sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये sec x प्लस tan x है, ये हो गया sec x माइनस tan x, तो दोनों का अगर आप सम करोगे तो 2 sec x कितना हो गया, t प्लस 1/t, तो sec x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, sec x विल बी इक्वल टू t प्लस 1/t डिवाइडेड बाई 2 और इंटू dt अपॉन t रेज टू पावर 11/2, एक्सप्रेस कर लो। यहां पे आपके पास आ जाएगा t अपॉन t 11/2, तो t रेज टू पावर -9/2 प्लस t रेज टू पावर -13/2 dt, है ना, इसको आप इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 ये हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, आपके पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि z जो है, जो क्वाड्रेटिक है z में, उसका कोई इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करता है, मतलब इमेजिनरी मतलब कुछ है इमेजिनरी पार्ट, ये भी एम्फेसाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, मतलब जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 माइनस a इज इक्वल टू 0, इसका आपके पास इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। a तो आपका कैसा दिया गया, रियल, तो a अगर आपका रियल है, क्योंकि ऑप्शंस में रियल है ना, तो a अगर आप रियल वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, फिलहाल तो अगर इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जब d निगेटिव हो, सिंपल सी बात है, बच्चों वाला सवाल, d लेस देन 0, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस a इज लेस देन 0, तो 1 माइनस 4 आपका -3 हो गया और प्लस आ गया 4a, तो 4a माइनस 3 इज ग्रेटर देन, नहीं, लेस देन 0, तो a कैसा होना चाहिए आपका, लेस देन 3/4 होना चाहिए था, ठीक है। तो आप देखो डी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता इस कंडीशन को, इसलिए डी आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 अच्छा सवाल था, ठीक, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या कहा जा रहा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ कॉस पाई बाई एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी इसकी 0 पे 2 पे, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है दोनों पॉइंट्स पे, ओके। तो आप देखो एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं और इंटू मॉड ऑफ कॉस पाई बाई एक्स की, ठीक है। जीरो पे अगर हम देखें, जीरो पे हम अलग से देख लेते हैं एक बार को पहले, ठीक है, ये 0 पे हो गया, तो ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए है, ये आपका x इक्वल टू 0 के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है LHD RSD, तो LHD RSD के लिए मान लो कि LHD चेक करने के पहले RSD से स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव देखना, है ना। तो RHD इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, या फिर h वाला ही कर लो, h टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h, क्या लिखोगे, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन कितना h, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ये आ जाएगा आपका h स्क्वायर, और चूंकि यहां पे अपन मॉड की बात कर रहे हैं, h स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस पाई बाई h, ठीक है, माइनस f0 0 है और अपॉन h, तो ये आपका कितना आया, h इंटू मॉड ऑफ कॉस पाई बाई h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। अब आप देखो ये कहीं ऑसिलेट होता रहे, कहीं भी ऑसिलेट होता रहे, लेकिन ये वाली चीज तो 0 आ रही है ना, ये आपका -1 से 1 के बीच बाउंडेड है, इंटू 0, तो आंसर कितना आएगा 0, ये आपका LHD रहा, सॉरी RSD रहा। LHD के केस में क्या हो जाएगा भाई, LHD के केस में आप x की जगह -x रखोगे, तो यहां तो h स्क्वायर ही आएगा ना, नीचे आपके पास
यहां मॉड ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई माइनस एच आ जाएगा। लेकिन जब मॉड लगा हुआ है और ऊपर से कॉस में है, कॉस में तो वैसे भी पाई बाई एच और माइनस पाई बाई एच का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास ये फिर से आपके पास एलएचडी भी आप देख सकते हैं कि यहां से 0 के बराबर ही आएगी। तो आपका डिफरेंशिएबल तो है फंक्शन x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। अब 2 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 के लिए देखो, 2 के लिए हम अगर cos पाई बाई एक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे क्या cos पाई बाई एक्स खुद में अगर हम सोचें तो क्या वो डिफरेंशिएबल है? क्या x इक्वल टू 2 पे क्या वो डिफरेंशिएबल है cos पाई बाई एक्स? तो cos पाई बाई एक्स के बारे में हमें दिक्कत है, बाई एक्स स्क्वायर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो यहां पे भी अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो x इक्वल टू 0 पे चेकिंग हो गई हमारी, ठीक है। सिर्फ cos पाई बाई एक्स को अगर देखो, cos पाई बाई एक्स को x इक्वल टू 2 के अराउंड, तो cos पाई बाई एक्स मतलब जब आप x को ग्रेटर देन 2 लोगे तो आपके पास cos पाई बाई 2 मतलब cos पाई बाई एक्स, ठीक है। और x आपका कैसा होगा उस समय जब आप x को 2 से बड़ा ले रहे हो, x को 2 से बड़ा ले रहे हो तो पाई बाई 2 से बड़ी क्वांटिटी, पाई बाई डिनोमिनेटर में आपका 2 से बड़ी क्वांटिटी, तो आपका एंगल जो है वो कैसा हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ये क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। और जब आप x को 2 से जस्ट छोटा लेने की बात कर रहे हो, जस्ट छोटे की बात कर रहा हूं, तो x जस्ट छोटा है अगर 2 से, तो इसका मतलब ये कहां पे चला गया एंगल? ये एंगल चला गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। पाई बाई 2 से ये बड़ा हो गया, भाई पाई बाई 1.99 बड़ा हो गया ना ये पाई बाई 2 से, सेकंड क्वाड्रेंट में खिसक गया, तो इसका मतलब क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इस बार माइनस cos पाई बाई एक्स ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 2 है तो ये ऐसा है, x लेस देन 2 के लिए ऐसा है, ठीक है। अब आप देखो कि अगर आप मान लो इसको डिफरेंशिएट करते हो, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो, ठीक है, तो कैसा है डिफरेंशिएशन का नेचर देगा। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करो, यही कर देता हूं यार, ठीक है, कितना आ जाएगा? cos पाई बाई एक्स का sin पाई बाई एक्स विद नेगेटिव साइन, और पाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाएगा माइनस पाई अपॉन एक्स स्क्वायर। वहीं पे इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा sin पाई बाई एक्स इंटू माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब आप देख सकते हो कि जब आप x इक्वल टू 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे, मतलब इसकी लिमिट निकालोगे x टेंडिंग टू 2 के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि हम इसी मेथड से करें, और भी तो मेथड्स एग्जिस्ट करते थे। अपन मेथड कुछ यूज कर रहे हैं, क्या अपन यूज करना चाह रहे हैं कि इसका नेचर चेक करें कि ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये खुद ही x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल हो जाए। अगर x इक्वल टू 2 पे ये डिफरेंशिएबल खुद ही हो जाता है तो प्रोडक्ट में दूसरी टर्म है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ऐसा हो जाएगा ये डिफरेंशिएबल सब कुछ डिफरेंशिएबल। यहां पे अपन देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, तो अपन इसीलिए सिर्फ cos पाई बाई एक्स के मॉड की अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो आप देखो जब x इक्वल टू 2 के अराउंड नेबरहुड में चेक करते हो तो आप देखो ये कैसा आ रहा है, इसके डिफरेंशिएशन में आप देखो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, है ना, x टेंड्स टू 2, तो ये -1 ये +1, और ये माइनस पाई बाई 4 ये भी माइनस पाई बाई 4, तो दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। कौन सा? मॉड cos पाई बाई एक्स की अभी बात हुई है, सो मॉड cos पाई बाई एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है। हमें किसके बारे में कमेंट करना था? हमें तो कमेंट करना था इसके बारे में, एक्स स्क्वायर इंटू मॉड cos पाई बाई एक्स के बारे में। अब लेकिन ये आप समझ सकते हो क्या, इसमें एक आपको शॉर्टकट बताया गया था, थ्योरम कह लीजिए बताई गई थी, ये डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन cos पूरा मॉड के साथ कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। ये कंटिन्यूअस डेरिवेबल, ये कंटिन्यूअस नॉट डेरिवेबल। तो अपन क्या देखते थे कि इनका प्रोडक्ट डेरिवेबल तभी हो सकता है जब ये वाली चीज 0 हो जाए, ठीक है। कंटिन्यूअस डेरिवेबल वाली चीज अगर 0 हो जाए, आप देख सकते हो x इक्वल टू 2 पे ये वाली चीज आपकी 0 नहीं है, मतलब लिमिट अगर हम देखें x टेंड्स टू 2x स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल इनटू कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल का प्रोडक्ट नॉट डिफरेंशिएबल ही रहेगा अनलेस दिस क्वांटिटी जो कंटिन्यूअस डेरिवेबल वाली थी वो 0 नहीं हो जाती है। तो इसलिए हमारा ये 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल है और x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 persons so that each person gets at least 1 ball,
क्या क्या टिपिकल क्वेश्चन जैसा पूछा जाता था, किस तरीके का, केसेस काउंट करने वाला। जेई के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम टाइम आप ऐसे ही सवाल देखते हो जिसमें आपको काउंटिंग करनी पड़े, ठीक है। तो आपके पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स थे। एक तरीका हो सकता था 1 को 2, 1 को 2, 1 को 1, ठीक है। और क्या तरीके हो सकते थे, 1 को 3, 1 को 1, 1 को 1, है ना। इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो आपके पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। आप चाहते हो उनसे 3 बंडल्स बना लें, एक बंडल में 2 ऑब्जेक्ट, एक बंडल में 2 और एक बंडल में 1। तो 5 में से आपको 3 बंडल्स बनाने हैं, एक में 2, एक में 2 और एक में 1, ठीक है। जैसे ऐसा हो गया ना, 5 लोग थे, 5 लोगों में से 2 की एक टीम, 2 की एक टीम, 1 की एक टीम, ग्रुपिंग कर दी हमने। और 2 की चूंकि स्ट्रेंथ सेम है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल और डाल दिया, ठीक। ये नंबर ऑफ ग्रुप्स बन गए। इतने तरीके से हमने 3 बंडल्स बना लिए। अब उन 3 बंडल्स को 3 लोगों में बांटने के कितने तरीके होंगे। अब बंडल के अंदर क्या है वो तो यहां पे हमने मैनेज कर लिया है, 3 बंडल बन गए हैं। अब 3 बंडल्स को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल। सबको एक एक बंडल देना है ना, तो 3 फैक्टोरियल। फिर आप देखिए यहां पे इस केस के लिए ग्रुपिंग करिए, तो 5 ऑब्जेक्ट्स टोटल थे, उनमें से एक की स्ट्रेंथ 3 है, एक की स्ट्रेंथ 1 है, एक की स्ट्रेंथ 1 है, 2 की बराबर स्ट्रेंथ है, इसलिए 2 फैक्टोरियल और लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से आपके पास 3 बंडल बन गए। अच्छा, ये आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये बंडल और ये बंडल सेम है, नहीं। जब बंडल बन गया तो दोनों के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो जब अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो ऑफ कोर्स दोनों बंडल्स डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या कह सकते हैं ऐसे केस में। इसी तरीके से यहां पे भी था, 2 2 के दोनों बंडल्स डिफरेंट डिफरेंट थे क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट्स आपके अलग अलग रखे थे, ठीक है। तो अब आपके पास 3 बंडल्स बन गए, 3 बंडल्स को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, टिपिकल नोट्स वाला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। इन दोनों का एडिशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 एंड। नेक्स्ट आपके पास जो 46 क्वेश्चन है, कांस्टेंट डिटरमाइन करने हैं लिमिट्स वाले, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और माइनस का लगा दिया ax माइनस b इज इक्वल टू कितना है आपका 4 है। ऐसे में आपको a और b की वैल्यूज पे कमेंट करना है, ठीक है। तो भाई ये कैसा लिमिट है, इन्फिनिटी। इसकी लिमिट खुद में कैसी है, इन्फिनिटी। और ये x प्लस बी, इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूं ना, माइनस कॉमन लेके x प्लस बी, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल, कुछ रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन है, ये सब देसी में तरीके आपको अपनाने होंगे। तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस बी के साथ आपने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा के नीचे x प्लस 1 उतार दिया। आप ये चाहते हो 4 हो जाए और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी यहां पे आप लगाए रखे हो, ठीक है। अब आप देखो ऊपर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस का इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास टर्म आ गई लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस ए, एक्स का कोफिशिएंट 1 माइनस ए माइनस बी और कांस्टेंट टर्म 1 माइनस बी अपॉन कितना x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 4। अब आप बताओ, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है और आंसर आ रहा है कांस्टेंट। कौन करता है ऐसा, जो नीचे वाले पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर है वही पावर ऊपर भी प्रेजेंट रहनी चाहिए, तभी तो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। तो हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि जो इससे बड़े पावर्स हैं, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रह जाएगा तब तो भाई ये इंफिनिटी अलग ही भागेगा और ये कम भागेगा, तो इसका मतलब रेशियो कैसा हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो डज नॉट एग्जिस्ट की बात हो जाती है, यहां तो 4 आया हुआ है, ठीक है, 4 अच्छा सा लिख लेते हैं अपन, ठीक। अब देखो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 होना चाहिए, सो 1 माइनस ए शुड बी 0, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर बच गया तो ऊपर यही डोमिनेट करेगा और नीचे एक्स, तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। इसीलिए हमने इसको 1 माइनस ए को 0 किया। फिर आगे अपन क्या बोलेंगे कि भाई ये वाली टर्म तो आपने हटा दी, अब आगे देखिए, अब आगे बचता है आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू 1 माइनस बी, है ना, प्लस 1 माइनस बी। ए को आपने 1 माइनस ए को अपन 0 रख रहे थे ना, तो हाँ ए को हमने 1 रख दिया। ऐसे केस में हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच रहा है इज इक्वल टू 4। तो ऊपर माइनस बी एक्स माइनस बी है कोफिशिएंट और नीचे x का कोफिशिएंट 1, दोनों का रेशियो यही होगा ना हमारे पास आंसर। तो आंसर क्या आएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 4।
यहां से अगर आप सॉल्व करो माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो बी आपका -4, ए आपका 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आपका a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन। 47 देखिए, 47 में हमारे पास fx इज इक्वल टू कुछ दिया गया था। अब फंक्शन के बारे में भाई 11 पे कमेंट करना है यार। क्यूबिक है और फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, 0 से 3 में, है ना, और कोडोमेन दे रखी है 1 से 29। तो देखते हैं पहले तो इसका डिफरेंशिएशन किया, वही बताएगा कि f डैश अगर हमेशा पॉजिटिव हो जाए, हमेशा अगर नेगेटिव हो जाए f डैश, तो हम बोल देंगे कि भाई फंक्शन कैसा था, 1 था। तो f डैश x की बात करते हैं। f डैश x आपका कितना है, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। आपके पास ये कितना आया, 6 इंटू x माइनस 2 x माइनस 3। अब देखो, आप 0 से 3 के बीच बात कर रहे थे, तो 0 से 3 में अगर आप देखोगे तो भाई 0 से 2 में ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और 2 से 3 में ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब फंक्शन मेन इवन हो गया। क्यों? क्योंकि f डैश ने अपना साइन चेंज किया। 0 से 2 में वो कैसा था, पॉजिटिव, और 2 से 3 में कैसा था, नेगेटिव, और इसलिए फंक्शन 1 तो नहीं रह जाएगा। अब हमें बात करनी है ऑन टू की। ऑन टू का मतलब क्या होता है, रेंज निकाल ले। कोडोमेन तो दी ही हुई है, कभी भी दी ही हुई होगी, तो कोडोमेन और रेंज अगर बराबर हो जाएंगे तो ऑन टू आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज निकालिए आप। रेंज निकालने के लिए आप देख सकते हो, अभी मैंने जैसी बात कही कि x अगर मेरा 0 से 2 के बीच है तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग, और अगर ये 2 से 3 के बीच में है तो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब मिनिमम मतलब आप देखो रेंज की वैल्यू यहां पे सबसे छोटा 0 पे, सबसे बड़ा 2 पे, या फिर आप सीधा ही निकाल लो ना, इतना काहे मेहनत करना है। आपको पता है फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो मैक्सिमा और मिनिमा 2 और 3 पे आए होंगे, तो f2 अपन निकाल लें। f2 कितना है, f3 कितना है, और एक चीज तो कंपलसरी रहती है, एंड पॉइंट्स पे चेक करना पड़ता है। लेकिन यहां एंड पॉइंट्स भी क्या ही हैं, 0 और 3 तो हम चेक कर रहे हैं, 0 और निकाल लें। ठीक है, रेंज के लिए हमने कहा f2 f3 चेक कर लें, और एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे तो हमें चेक करना ही पड़ता है। तो f0 की वैल्यू कितनी थी भाई, सबसे आसानी से मैं ये लिख सकता हूं, लिख दिया। f3 कितना हो जाएगा, तो f3 अपन देख लेते हैं कितना आ रहा है, 28, और f2 कितना आ रहा है हमारा, 29। तो आप देखो रेंज कितनी हुई, मिनिमम 1, मैक्सिमम 29, और यही आपका कोडोमेन भी दे रखा था, और इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, रेंज आई इसकी 1 से 29, कोडोमेन दे रखा था 1 से 29, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है आपका, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, जो कि हमारे पास सर्कल वगैरह से कोरिलेट करके दिया गया है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, बहुत लंबी सी अंग्रेजी लिखी गई है, देखते हैं क्या है अंग्रेजी का मतलब। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपका मान लीजिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये एक लाइन थी 4x + 5y = 20। ठीक है, अब 4x + 5y = 20 वाली लाइन, 4x - 5y सॉरी, इस पे कोई भी रैंडम पॉइंट्स लेकर के हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे थे। तो जो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही थी, इसके मिड पॉइंट का आपको लोकस निकालना है। तो मान लिया जिसका लोकस निकालना है उसको HK मान लिया। ठीक है, अगर आप इसका HK लिखोगे, मान लोगे इसको HK, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो ना, t = S1 से। तो सिंपल सा t = S1 लिख लो। t = S1 क्या बनेगा, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x² + y² = 9। भाई मिड पॉइंट का, कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है, और हमें लिखना है कॉर्ड की इक्वेशन, तो t = S1 ही काम करेगा। क्या बनेगा, xh + yk = h² + k², यही आ जाएगा आपका t = S1। अब t = S1 आपने इस लाइन की इक्वेशन को लिख दिया। इस लाइन को AB मान लीजिए कॉर्ड है, और इसकी इक्वेशन आपने लिख ली। लेकिन यही AB इस पॉइंट से भी देख सकते थे। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो ये AB क्या कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगी। तो ये पॉइंट पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो मान लो y को मान लिया मैंने t, तो x आपका कितना हो गया, 20 + 5t/4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कहते हैं, y को ही x को ही t मान लो, किसी को भी कैसे भी कर लो। तो x को आपने t मान लिया, तो y की वैल्यू कितनी हो जा रही है आपके पास, कितना आ जाएगा, 40 - 20/5, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब आप इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर लिखोगे इस सर्कल के लिए, तो सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t = 0 से लिखाई जाएगी। और क्या होगी वो,
t इज इक्वल टू 0 मतलब x इंटू टी प्लस y इंटू 4t माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लीजिए। तो कोफिशिएंट्स अगर आप कंपेयर करते हैं, इसको भी इधर ही ले जाते हैं, चलो ऐसे ही रह दिया। भाई दोनों ए बी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, कितना आएगा, यहाँ पे h, यहाँ पे t, यहाँ पे k, यहाँ पे ये सब 4t माइनस 20 अपॉन 5 ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इसको राइट साइड भेजोगे तो 9, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 9। अगला काम t को एलिमिनेट करना, t तो हमारी पैदाइश है, हमने कर दिया यहाँ पे t, तो हमें क्या करना पड़ेगा, t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, h और k वाली जो चीजें हैं इनको सॉल्व करता हूं, तो यहां से t निकलेगा ना। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, थोड़ा सा और कैलकुलेशन है बस। यहां से आपने सॉल्व किया तो 4ht माइनस 20t इज इक्वल टू 5kt, तो आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 4ht माइनस 20h, सॉरी 5kt। ठीक है, तो t की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 20h आ रहा है अपॉन 4h माइनस 5k आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब t को आपको हटाना था, कैसे भी करके हटा दो, यहां पे ही रख दो t को, इसको और इसको कंपेयर कर लें। भाई इन दोनों का यूज किया ना, इसको और इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लो कि h अपॉन टी इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 9। t यहां पे उठा के रख दो, आपके पास इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 रहा, जिसका आंसर वी आर गेटिंग एज ऑप्शन ए। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में हमारे पास फिर से थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आंसर ले आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपके पास क्या दिया गया था, बी आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस जे इंटू ए आई जे। मतलब अगर मैं b की बात करता हूं, है ना, तो उसका Q था मैट्रिक्स का नाम। ठीक है, तो आप देखो, आप यहां पे लिखते क्या a11, लेकिन उसमें क्या करना है आपको 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1, तो रख दो 2 स्क्वायर। ठीक है, अगले वाले में 2 क्यूब आ जाएगा, i प्लस जे, है ना, ये i और j, यहाँ i प्लस जे। फिर आपके पास 2 रेज टू पावर 4 a13, ठीक है, 1 प्लस 3। फिर इसी तरीके से 2 यहां पे क्या आएगा a21, तो इन दोनों का सम, a22 तो इन दोनों का सम, a23 इन दोनों का सम। फिर आप देखो यहां पे 31, 32, 33, ये आपका बन जाएगा Q। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको बताया गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ P, मतलब जो a11, a21, a12 ये सब थे सिंपल वाले, उनका डिटर्मिनेंट 2 आता था, तो इसका आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो शुरू हो गए अपन, ऊपर से निकाला कॉमन 2 स्क्वायर को, तो बचा हमारे पास, फिर नीचे से 2 क्यूब निकाल लो, फिर उसके नीचे से 2 की पावर 4 निकाल लो, तो बचा हमारे पास कितना, यहां बचा a11, यहां बचा a21, यहां बचा a31। ठीक, फिर इधर बचा आपके पास 2 इंटू a12, 2 इंटू a22 और 2 इंटू a32। यहां पे 2 इंटू a13, 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर इंटू a23 और 2 स्क्वायर इंटू a33। ठीक है, अब आप देख सकते हो फिर से इस कॉलम से 2, इस कॉलम से 2 स्क्वायर बाहर, तो यहां पे आपके पास 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, 9 और प्लस 1 10 प्लस 2, है ना, 2 यहां से बाहर निकाल रहे हैं, 2 स्क्वायर यहां से, तो 2 की पावर 12 आपकी ओवरऑल बाहर निकल गई। बचा आपके पास वो पुराना वाला आपका मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास पहले से उसका डिटरमिनेंट कितना था, 2 था, और ये 2 रेज टू पावर 12 और आ गए, तो 2 रेज टू पावर 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा आंसर, 2 रेज टू पावर 13। तो 49 का भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दे रखा है, एक इलिप्स है, ठीक है, और इसको इंस्क्राइब किया गया है एक रेक्टेंगल में। An ellipse is inscribed in a rectangle whose sides are parallel to the coordinate axis। ठीक है, एक इलिप्स है और इलिप्स इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल। तो इलिप्स अपन बना लेते हैं पहले, तो सिंपल इलिप्स है, x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये आपका इलिप्स रहा।
यहाँ आपका 3,0 रहा, यहाँ आपका 0,2 रहा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको इंस्क्राइब करना है रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल भाई कौन सा बनेगा, ऐसा ही होगा, ये वाला। ठीक, एक्सिस के पैरेलल इस तरीके का आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, whose sides are parallel to coordinate axis. Another ellipse E2 passing through 0,4, तो another ellipse passing through 0,4, 0,4 तो और ऊपर चला गया, यहाँ पे कहीं 0,4 मान लिया। ठीक है, another ellipse 0,4 से पास कर रहा है, circumscribe the rectangle। अच्छा, तो ये अब कह रहा है कि इस रेक्टेंगल को भी सर्कमस्क्राइब करना है हमें। ठीक है, ऐसा कुछ एक इलिप्स के थ्रू हमें इस रेक्टेंगल को भी सर्कमस्क्राइब करना है, और वो जो रेक्टेंगल है, सॉरी वो जो इलिप्स है वो इस पॉइंट 0,4 से पास करता है। हमें इस इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी निकालनी थी। ठीक है, ओके, तो अब इसका मतलब ये जो इलिप्स बनेगा, इसकी भी अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो कुछ इसी तरीके की होगी, x² + a² + y² अपॉन, अब ये बात तो क्लियर है ना कि b आपका कितना आएगा, सिमेट्रिक डायग्राम है, 4 यूनिट्स, यही आपका सेमी माइनर एक्सिस होगी, तो आपके पास 16 आ जाएगा = 1। तो अगर आप a निकाल लेते हो तो सब आपके पास आ गया। ठीक है, कि ये जो अब हम नया इलिप्स फॉर्म करने वाले हैं, इसका a कितना है। ठीक है, ओके, तो बहुत आसान सी बात है, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से तो पास करेगा ना, मतलब 3,2 वाले पॉइंट से तो पास करेगा, क्योंकि भाई इलिप्स जो है जो हम नया बना रहे हैं वो इस पॉइंट को तो टच करके जाना चाहिए ना, तभी तो वो सर्कमस्क्राइब कर पाएगा एक तरीके से रेक्टेंगल को। तो आप देखो 3,2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 3,2 से इसको सेटिस्फाई करवा दो, कितना आ जाएगा 9/a² + 4/16 = 1, तो 1/4 1, 3/4 और ये 9/a², तो a² आपका निकल करके आता हुआ 12। ठीक है, अब आप इसकी इसेंट्रिसिटी निकालना चाहते हैं, तो आप देखो इक्वेशन क्या बनी, x²/12 + y²/16 = 1, मतलब कौन सा केस आ गया, अदर इलिप्स वाला, मतलब 90 डिग्री का रोटेशन है। तो इस बार फॉर्मूला भी रोटेट हो जाएगा, 1 - a² अपॉन b² = e²। ठीक है, तो आप 1 - 12/16 निकाल लो, कितना आ गया 1/4, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/2, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा एक इजी सा क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन से, जैसा हमेशा देखा जाता है नॉर्मली ही आसान क्वेश्चन ही आते हैं, तो dy/dx - y tan x = 2x sec x। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e⁻∫ -tan x। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, dy/dx है, यहाँ x का टर्म कुछ है, x का फंक्शन इंटू y = इधर भी x का फंक्शन, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था टिपिकल। तो ये कितना बन जाएगा, e⁻- ln sec x, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, e⁻ln cos x लिख सकता हूं ना। ठीक है, sec x की पावर -1 मतलब cos x, तो e⁻ln cos x विच इज इन टर्न इक्वल टू cos x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y × if = इंटीग्रेशन q × if, तो q कितना है भाई, q आपका 2x sec x है, और इंटू if आपका cos x है, तो आ गया आपके पास y × cos x = यहां से sec cos कैंसिल, बचा क्या 2x, तो इसका इंटीग्रेशन x² + कांस्टेंट c। ये डिटरमाइन करने के लिए हमें एंड y0 की बात की गई है ना, तो y0 x = 0 पे y0 है, तो x = 0 पे y0 है, तो इसका मतलब c भी क्या है 0 है, तो y = x² sec x, ऐसा कुछ कह सकते हो। ठीक है, अब हमें y π/4 वगैरह निकालना है, मतलब y π/4 y π/3 तो आप सीधा यहां से निकाल ही सकते हैं। बाकी आपके पास एक चीज और बच रखी है, क्या डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो y' will be equal to x² as it is, sec x का डिफरेंशिएशन sec into tan प्लस x² का डिफरेंशिएशन 2x और sec x आपका as it is। ठीक है, तो इसमें भी आप x को π/4 और π/3 रख लीजिए, तो आपके y' की वैल्यूज निकल आएंगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं 52 में आपसे क्या कहा जा रहा है, शिप इज फिल्ड विद 3 इंजन्स। ठीक है, द इंजन्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज 1/2 1/4 1/4 फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल एट लीस्ट 2 ऑफ द इंजन्स मस्ट फंक्शन। लेट x denote the event that ship is operational and x1 x2 x3 denotes
द इवेंट्स दैट इंजन्स आर फंक्शनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ओके, तो पहला इंजन वर्क करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरे की 1/4 है और तीसरे की 1/4 है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि शिप ऑपरेशनल कब होगा, जबकि एटलीस्ट 2 इंजन्स वर्किंग हो। ठीक है, एटलीस्ट 2 इंजन्स वर्किंग है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो तीनों इंजन्स वर्किंग है, ठीक है, ऑल 3 करेक्ट। ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, 3 इंजन्स है ना, तो मैं लिख देता हूं कि E1, E2, E3 तीनों वर्किंग है, या फिर E1 नहीं वर्किंग है, E2 और E3 वर्किंग है। ठीक है, या फिर E1, E3 वर्किंग है ना, मान लो E1, E2 नहीं वर्किंग है, E3। ठीक है, प्लस अगले केस में अब की बार E1, E2 वर्किंग है, E3 नॉट वर्किंग है, ऐसा कुछ। तो E1, E2, E3 के वर्किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 नहीं 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो 1/2 1/4 1/4 प्लस यहां 1/2 बचेगा, 1/4 1/4। यहां E1 वर्किंग है, E3 वर्किंग है, लेकिन ये नॉट वर्किंग है, तो आप देखो 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना 1 में से, तो ये E2 के नॉट वर्किंग की प्रोबेबिलिटी हो गई। प्लस यहां पे देखो आप 1/2 इसकी, 1/4 इसकी, 3/4। ठीक है, तो ये आपका आ गया, कितना हो जा रहा है ये, ऊपर 1 फिर 1 3। ठीक है, तो 3 3 6 2 8, 8 अपॉन कितना, 2 इंटू 4 इंटू 4, तो 32। ठीक है, 1/4। तो ये इनके वर्किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। ये शिप के ऑपरेशनल होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है उसकी बात करते हैं। हमसे पहले ऑप्शन में पूछा गया है x1 कॉम्प्लीमेंट अपॉन x, मतलब पहला इंजन नॉट वर्किंग है ना, अपॉन x का मतलब लेट x डिनोट्स द इवेंट। ठीक है, तो मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है ना, कि x वाला इवेंट हो चुका है, अब हमें इसका केस निकालना है कि x1 कॉम्प्लीमेंट का केस रहा हो। बेस थ्योरम जैसी बात ही है, अपन कह रहे हैं कि अपन चाहते हैं ए ऑप्शन में x1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अपॉन x, मतलब आपको पता है आपका सैंपल स्पेस रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि शिप ऑपरेशनल थी। ठीक है ना, ये किसकी बात की जा रही है, x1 इज नॉट वर्किंग व्हेन x इज ऑपरेशनल। ठीक है, तो आप देखो x ऑपरेशनल था, मतलब 1/4। कैसे ऑपरेशनल था, हमें कौन सा केस चाहिए उसमें से, भाई ये बेस थ्योरम जैसा हो गया कि हमें पता है कि शिप ऑपरेशनल था, लेकिन हमें यह भी निकालना है कि x1 उस केस में काम ना कर रहा हो। तो x1 काम ना कर रहा हो, इसका 1/4 में कितना है कंट्रीब्यूशन, तो E1 जब काम ना कर रहा हो वो केस ये यहां है। ठीक है, E1 अगर काम नहीं कर रहा है तो इस केस का कंट्रीब्यूशन ये था, 1/4 वाली प्रोबेबिलिटी में ये कंट्रीब्यूशन था ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन का, जबकि आपका x1 नॉट वर्किंग है, तो ये कितना हो गया आपका 1/32। ठीक है, तो इस केस ने कंट्रीब्यूट किया था 1/32, टोटल कितना था 1/4 था, तो आंसर कितना आ गया 1/8। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट। बी ऑप्शन देखिए, एग्जैक्टली 2 इंजन्स आर फंक्शनिंग। ठीक है, तो मतलब आप फिर से देखो यहां पे 1/4 तो आप रखोगे ही, क्योंकि शिप ऑपरेशनल है, और आप चाहते हो कि 2 ही चीजें काम कर रही थी, मतलब ये वाला केस नहीं था। ठीक है, तो इस केस ने कितना कंट्रीब्यूट किया था 1/32, उसको घटा दें हम 1/4 में से, 1/4 में से 1/32 को घटा दें तो कितना आ जाएगा आंसर 7/8। ठीक है, फिर सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन क्या कहा जा रहा था, कहा जा रहा था x अपॉन x2, मतलब इस बार क्या है x2 काम कर रहा था, ऐसे में हमें निकालना है कि शिप ऑपरेशनल थी। ठीक है, x2 काम कर रहा था और शिप, ऐसे में हम चाहते हैं कि शिप ऑपरेशनल थी। ठीक है, ठीक है इतनी बात, तो इसको भी ऐसे ही समझते हैं, x2 आपका ऑपरेशनल था और आप चाहते हो शिप काम कर रही थी, मतलब ऐसा ही है ना, ये x2 और बाई x लिखा है ना, नहीं x अपॉन x2 लिखा है, सॉरी x अपॉन x2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो p मतलब यही मतलब हुआ x इंटरसेक्शन x2 अपॉन p x2। ठीक है, तो p x2 मतलब शिप सेकंड वाला जो है वर्किंग था, सेकंड वाले वर्किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 1/4 दी हुई है। ठीक है, ये 1/4 दी हुई है सेकंड वाले के वर्किंग होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, ऐसे में शिप ऑपरेशनल भी हो। ठीक है, तो शिप ऑपरेशनल होने के 2 तरीके थे, एक ये वाला जिसमें सेकंड वाला वर्किंग था,
ये वाला भी केस था जिसमें सेकंड वर्किंग है, और ये वाला भी केस है जिसमें सेकंड वर्किंग है। इन तीनों केसेस के हम कंट्रीब्यूशन ऊपर डाल दें तो हमारे पास 1/32 यहां से आता है, यहां से भी 1/32 आता है, और यहां से आता है 3/32। तो टोटल इनका हो गया 5/32। ये आप चाहते थे, और 1/4 x2 का था, तो ये कितना हो गया 5/8। ये सी ऑप्शन। डी ऑप्शन की बात करता हूं मैं, x/x1, x/x1, ठीक है। इसको भी ऐसे ही समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि x1 जब फंक्शनल हो और ऐसे में आप चाहते हो कि आपका जो शिप है वो ऑपरेशनल हो, तो फिर से वही बात, x इंटरसेक्शन x1 अपॉन p x1। x1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हाफ थी, है ना, और x इंटरसेक्शन x1 मतलब इवन आपका वर्किंग होना चाहिए। इस केस में है, इस केस में है, इस केस में है। इसका कंट्रीब्यूशन 1/32, इसका कंट्रीब्यूशन 3/32, इसका कंट्रीब्यूशन 3/32, टोटल 7/32, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/16 आ गई आपके पास, इसलिए आपका बी और डी ये दोनों ऑप्शंस केवल आपके करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, ओवरऑल दोनों पेपर्स कंबाइंड अगर देखा जाए तो सबसे टफ क्वेश्चन था, ठीक है। और 53 क्वेश्चन में आप देखिए कि कैलकुलेटिव था, थोड़ा अजीब तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी मिक्स की गई है। एक बार देखो आप, tan 2π माइनस थीटा इज पॉजिटिव, सो आप कह सकते हो कि tan थीटा इज नेगेटिव, है ना, माइनस tan थीटा पॉजिटिव मतलब tan थीटा नेगेटिव। और sin थीटा भी आपका कैसा है, नेगेटिव है, -1 और -√3/2 के बीच में है, ठीक है। तो tan थीटा और sin थीटा दोनों नेगेटिव हो जाए, ये कहां होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख लो कि ये एंगल्स कहां पे क्रिएट होंगे। तो अगर आप ग्राफिकली देखो, ये आपका 3π/2 जहां -1 साइन बनाएगा, और -√3/2 यहां कहीं होगा, कहां पे होगा ये 2π - 60, तो 2π - 60 मतलब 2π - π/3 ना, तो कितना आ जाएगा 5π/3, ठीक है। तो ये पोर्शन आप चाहते हो बेसिकली, तो थीटा आपका आ गया 3π/2 से 5π/3 के बीच का ही होगा, ठीक है। थीटा के बारे में इतना पता चला। हमें थीटा प्लस 5 पे कमेंट, अच्छा हमें 5 कैन नॉट सेटिस्फाई ऐसा कुछ दिया गया है। तो थीटा तो चलिए यहां से कुछ आ रहा है, उसके बारे में आइडिया। फिर हमारे पास दिया गया है एक इक्वेशन 2 cos थीटा 1 माइनस साइन फाई इंटू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी अगर आप साइन कॉस में बदल दें tan θ/2 प्लस cot θ/2 को, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 sin θ/2 cos θ/2, ये होगा 1 sin θ/2 cos θ/2, तो 2 sin थीटा लिख सकता हूं क्या, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करके। इंटू आपके पास क्या था, cos फाई था, -1 था, तो 2 sin थीटा cos फाई -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा -2 cos थीटा sin फाई। अब आप इन दोनों को क्लब कर लो, इसको इस साइड लेते जाओ, ठीक है, तो बन जाएगा 2 sin थीटा cos फाई प्लस cos थीटा sin फाई, मतलब थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1, ठीक है। थीटा के बारे में थोड़ा आइडिया है, ठीक है, तो इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बारे में कुछ कमेंट कर पाएंगे। तो थीटा अगर हमारा 3π/2 से 5π/3 के बीच था, तो cos थीटा कहां से कहां जाएगा, देख लो ग्राफिकली, ठीक है। 3π/2 यहां पे, 5π/3 है ना, तो cos 5π/3 कितना हो जाएगा 2π माइनस π/3, मतलब कि आपका हाफ। तो cos थीटा आपका बेसिकली इस समय की बात कर रहे हैं हम, cos थीटा आपका कहां है, 0 से हाफ के बीच है, ठीक है। तो cos थीटा 0 से हाफ के बीच है, तो 2 cos थीटा 0 से 1 के बीच हुआ, प्लस 1 आपने कर दिया, तो ये आपका 1 से 2 के बीच हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 sin थीटा प्लस 5 लिखा हुआ था, ठीक है, ये आपका कहां रहता है, 1 से 2 के बीच रहता है। तो sin थीटा प्लस 5 कहां से कहां तक गया, ये हो गया आपका 1 और इधर हो गया आपका हाफ,
ठीक है। अब थीटा प्लस फाई के बारे में कुछ कमेंट करेंगे। यहां थीटा हमारे पास है तो हो सकता है फाई के बारे में आइडिया लग जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए देखते हैं कि थीटा और फाई दोनों ही हमारे 2 पाई से कोरिलेटेड थे। तो थीटा और फाई, थीटा की बात कर रहे हैं वो भी 0 से 2 पाई के बीच था, फाई की बात कर रहे हैं वो भी 0 से 2 पाई के बीच था। तो थीटा प्लस फाई हमारा कहां जाएगा, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना जाएगा 4 पाई। 0 और 2 पाई इंक्लूडेड है क्या, हाँ, तो ऐसा थीटा प्लस फाई हमारा 0 से 4 पाई के बीच हो सकता है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये हाफ से 1 हो जाए, हाफ से 1 के बीच में आए, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारे पास कहां कहां आएगा, एक तो हो जाएगा ये पाई बाई 6 से पाई बाई 2, है ना, और उधर आपका 5 पाई बाई 6 तक। तो थीटा प्लस फाई यहां से हम बोल सकते हैं इट विल लाई इन बिटवीन पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6। ग्राफिकली समझेंगे, ग्राफिकली नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स आपका बेसिकली कहा जा रहा है हाफ से 1। तो आप देखो ऐसे साइन एक्स आपका हाफ से 1, जैसे ही देख लेते हैं ना, ये देखिए मान लीजिए यहाँ हाफ आएगा कहां पे, पाई बाई 6 पे, और फिर से हाफ आएगा यहाँ पे कहां पे, 5 पाई बाई 6 पे। और आपको कैसा चाहिए, हाफ से 1, मतलब ये पूरा पोर्शन चाहिए ना, मतलब आपको चाहिए पाई बाई 6 से लेके 5 पाई बाई 6 वाला पोर्शन। तो थीटा प्लस फाई आपका इस इंटरवल में रह सकता था। और कहां पे आएगा, ये फिर से 3 पाई से 4 पाई वाले के बीच में आ जाएगा। तो इसके अलावा ये कहां लाई कर सकता था, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 13 पाई बाई 6, और यहां पे 17 पाई बाई 6। ये भी आप थीटा प्लस फाई जो है इस बीच में लाई कर सकते। थीटा आपके बारे में कहां दे रखा था मैंने, थीटा 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 3 था, ठीक है। अब हम फाई के बारे में कमेंट करना चाहते हैं, ओके। तो अब आप देखो डायरेक्टली, जब ये मान लीजिए आपका थीटा है, ठीक है, थीटा आपका मान लीजिए यहाँ पे थीटा प्लस फाई वाला ये केस लेता हूं मैं, और थीटा आपका 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 3 है, तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तो फाई नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब हम ये वाला केस रिजेक्ट कर दें, क्योंकि यहां कह रहा था थीटा प्लस फाई मैक्सिमम 5 पाई बाई 6 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए तो फाई को नेगेटिव होना पड़ेगा भाई। ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, और ये खुद ही कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है इनफैक्ट। तो इसी केस की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब इस केस की पॉसिबिलिटी में देखिए क्या होगा, जब आप फाई को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप क्या रखोगे, आप चाहोगे कि थीटा प्लस फाई आपका मैक्सिमम हो और उस समय थीटा मिनिमम हो। मतलब जब थीटा प्लस फाई आपका 17 पाई बाई 6 है, अगर उस समय आपका थीटा मिनिमम हो जाए तो फाई मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अगर हम फाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फाई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, 17 पाई बाई 6 माइनस, ठीक है, फाई मैक्सिमम जो भी आएगा 17 पाई बाई 6 माइनस थीटा। आप क्या चाहोगे, थीटा ये मिनिमम रहे, तभी तो ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो यहां पे थीटा को मिनिमम रख दो, 17 पाई बाई 6 माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक है। अगर आप फाई को मिनिमम चाहते हो तो 17 नहीं, मिनिमम चाहते हो अगर आप, तब क्या करोगे, मिनिमम करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको यूज करना पड़ेगा कि थीटा प्लस फाई अगर मेरा 13 पाई बाई 6 के अराउंड हो और उस मौके पे, ठीक है, उस मोमेंट पे मेरा जो थीटा है वो मैक्सिमम हो जाए, तो फाई के पास कम ही स्कोप बचेगा ना, 13 पाई बाई 6, ठीक है। फाई मिनिमम के लिए हमने कहा 13 पाई बाई 6 में से हम किसको घटाएं, जब थीटा मैक्सिमम हो। थीटा मैक्सिमम कितना है, 5 पाई बाई 3। तो यहां से आपका फाई मैक्स और फाई मिनिमम की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस जो उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उस रेंज को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, उस रेंज के सबसेट्स नहीं है, उनको आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा, सबसे टफ क्वेश्चन था, थोड़ा अलग तरीके का था, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल ही अलग टफ ही रेट करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं उनमें सबसे टफ क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अगेन एक टफ क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ जस्ट वन ऑप्शन, मतलब ओवरऑल कहा जाए टफ ही कहेंगे इसे, है ना। तो e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का एरिया, सबसे पहली बात e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर तो कैसा है, नॉन इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते आप। तो e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में देखो कैसा होगा, 0 पे वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा होगी, है ना, 1 के बराबर, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सिंपल सी बात है, आप डिफरेंशिएशन से भी चाहो समझ सकते हो। जब आप 1 पे पहुंचोगे तो 1 पे वैल्यू कितनी आ चुकी होगी, 1 बाई ई, 1 कॉमा 1 बाई ई,
ठीक है, ऐसा कुछ 1,1/e। अब ये इस तरीके का हमारे पास ग्राफ का नेचर होगा, है ना, 1, मतलब ऐसा कुछ इस तरीके का नेचर है। अब आपको क्या करना था, एरिया निकालना था किसके किसके बीच का, किसके बीच का, x = 0, y = 0, ठीक है, दिख रहा है दोनों, और x = 1। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है, यहां वाला। तो ये एरिया के बारे में आप क्या कमेंट करोगे, मतलब यही है ना इंटीग्रेशन, मतलब ये वाला एरिया। तो आप देखो इस एरिया को आप बोल सकते हो ना कि इस रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा, और इस रेक्टेंगल के एरिया से, मतलब ये जो पूरा रेक्टेंगल अभी दिख रहा है आपको, इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा, कह सकते हो, ठीक है ना। ये पूरा एरिया जो है वो इस रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं क्या कि I लाइज इन बिटवीन दिस रेक्टेंगल एंड दिस रेक्टेंगल, छोटे वाले रेक्टेंगल और बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया के बीच में ये कुछ लाई करेगा। तो अगर आप छोटे वाले रेक्टेंगल के कंपैरिजन में देखो तो यहां पे ये हाइट 1/e और ये 1, तो 1/e, ठीक है। बड़े वाले रेक्टेंगल से देखो तो बड़े वाले रेक्टेंगल में आपको क्या दिखेगा, बड़े वाले रेक्टेंगल में आपका ये वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है, मतलब ये 1 और इधर भी 1। तो आपका I जो है 1/e और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, s > 1/e। अच्छा, s अगर 1/e से बड़ा है और दूसरी चीज 1 - 1/e की गई है, ठीक है, तो 1/e मतलब कितना हो गया आपका 0.4 0.3 के बीच में, ठीक है, ओके, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो यहां से ए पार्ट आ गया। नेक्स्ट आप एक इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हो कि e⁻⁻ x² और e⁻⁻x, इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, e⁻⁻x² और e⁻⁻x में बड़ा कौन सा होगा। तो आप देखो 0 से 1 के बीच बात कर रहे हो, तो जब 0 से 1 की ही बात है, सोचो 0.5 है, मान लो x = 0.5 लेता हूं, तो ये आपका e⁻⁻1/4 और ये e⁻⁻1/2, कौन सा बड़ा होगा, दोनों में बड़ा कौन सा होगा, यही वाला बड़ा होगा, e⁻⁻1/2 बड़ा होगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं ना कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी कि e⁻⁻x से e⁻⁻x² आपका बड़ी क्वांटिटी थी। तो अगर आप एरिया निकालते हो तो भी यही चीज रहेगी, और इसका मतलब दिस इज I विल बी ग्रेटर देन 0 e⁻⁻x dx, ठीक है। 1 रखते हो तो -1/e, 0 रखते हो तो 1, तो I आपका 1 - 1/e से भी बड़ा है, ठीक है। ये A और B दोनों आ गए आपके, ठीक है। तो B ऑप्शन भी हमें खुद से ही सोचना था, ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन ये वाला भी थोड़ा सा सोचना था हमें, ठीक है। वैसे ऐसी चीजें अब तो अपन ज्यादा यूज करते हैं, बट फॉर टाइम बीइंग एट दैट टाइम पता नहीं, ये चीजें टफ हो सकती थी, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन के लिए अपन देखें, सी या डी ऑप्शंस के लिए, तो अब यहां पे देखिए आप, यहां पे आपको दिख रहा है एक जगह पे 1 - 1/√2 और 1/√e, ये ऐसी चीजें दिख रही हैं। तो अगर आप देखोगे 1/√2 के करस्पॉन्डिंग, यहां पे गए अपन 1/√2 पे, तो 1/√2 पे इधर क्या आएगा, e की पावर -½ आएगा, 1/√2, e की पावर -½ ऐसा कुछ, मतलब 1/√e, ठीक है। तो आप देखो 1/√e आपको दिख रहा है और 1 - 1/√2 दिख रहा है, मतलब कि इसने कुछ ऐसा किया, देखिएगा ध्यान से, यहां से इसने रेक्टेंगल कंप्लीट किया, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, ये रेक्टेंगल का एरिया इधर 1 - 1/√2 और इधर कितना है 1/√e, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है 1 - 1/√2 इंटू 1/√e, ये वाली चीज तो आ गई आपकी, ठीक है। और क्या किया इसने, उसके साथ में जो ऐड कर रखा है 1/√2, तो आप देखो 1 के साथ अगर इतना पोर्शन ले लूं मैं, ये पूरा, ठीक है, ये रेक्टेंगल, तो इसकी हाइट कितनी है 1, इधर कितना है 1/√2, तो 1/√2, ये वाली जो चीज आएगी आप बताओ I से तो बड़ी ही होगी ना, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन ये वाला आ रहा है, एक्स्ट्रा पोर्शन ये वाला आ रहा है,
तो इसका मतलब ये क्वांटिटी भी I से आपकी बड़ी थी, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन इसीलिए टफ था क्योंकि हमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन और एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो करना पड़ रहा था ये बिल्कुल ही डिफरेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, अगेन बैक टू इजी क्वेश्चंस। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या बोलोगे, हाइपरबोला की टेंजेंट, टेंजेंट आप m के फॉर्म में लिख दो, mx प्लस माइनस अंडर रूट 9m स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है, पैरेलल होनी चाहिए ये 2x माइनस y के, ठीक है। तो मतलब स्लोप आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2x प्लस माइनस अंडर रूट 32, यही आ रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला, मतलब किस पॉइंट पे टेंजेंट का ये काम करेगा। तो आप चाहे ऐसा भी करें, आप चाहें तो डायरेक्टली कर लें। आपको स्लोप पता ही है ना कि m की वैल्यू आपको 2 चाहिए, मतलब dy by dx वाली चीज यूज कर लो कि dy by dx आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए एट दैट पॉइंट। तो आप ये भी यूज कर सकते थे कि डिफरेंशिएट किया 2x अपॉन 9 माइनस 2y y डैश अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो x अपॉन 9 इज इक्वल टू y डैश अपॉन 4, सो y डैश इज इक्वल टू 4x अपॉन 9y। dy by dx आपका इसके बराबर है, और आप चाहते हो इसको कि 2 हो जाए, तो आपको x by y मिल जाएगा, ठीक है। x by y एट दैट पॉइंट, मतलब मान लेता हूं मैं कि वो पॉइंट x1 y1 था, तो दिस विल बी इक्वल टू x1 by y1, है ना। 4x1 अपॉन 9y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x1 अपॉन y1 कितना हो गया, x1 अपॉन y1 विल बी इक्वल टू 9/2, ठीक है। अब अगर आपका x1 by y1 कुछ इस तरीके का है, तो आपको ये भी पता है कि x1 y1 कहां था, हाइपरबोला पे। तो हाइपरबोला पे आप रख दो कि x1 स्क्वायर बाई 9 माइनस y1 स्क्वायर बाई 4 शुड बी इक्वल टू 1। x1 y1 हाइपरबोला का पॉइंट है, सेटिस्फाई करेगा। यहां से आप उठा करके रख दो, x1 को मान लो 9y1 बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। यहां से आपका y1 निकल आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में भी हमारा आसान ही क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट सेक्शन 3 देखते हैं हम, इंटीजर आंसर टाइप, और इसमें देखिए 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास क्या कहा गया है, फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज s, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 8x बना दिया। फोकस इसका कितना है 2,0, जो कि s बोला जा रहा है। PQ बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड द गिवन पैराबोला। तो सर्कल हमारे पास, सर्कल का सेंटर है 1 2 और 0 0 से पास कर रहा है। तो 1 2 की बात करूं मैं, तो 1 2 हमारा यहां पे कहीं मान लो होगा, है ना। पैराबोला के अंदर का ही पॉइंट है 1 2, इतनी बात क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पैराबोला के अंदर का पॉइंट 1 2 ले लिया हमने। हमने कहा कि यहां से हम एक सर्कल बनाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मान लो सर्कल, ये मान लो वो सर्कल है, और इसने क्या कहा कि कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल PQ। तो कॉमन कॉर्ड ये रहा PQ, यस पॉइंट यहां पे आ गया आपके पास, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, P हमने दिखा दिया है, ओरिजिन है ना। PQS इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना था। तो आपके पास ये लेंथ तो पता ही है, P की PS, है ना। अगर ये आपको ट्रायंगल की हाइट पता चल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये पैराबोला का ही है ना, तो इस पॉइंट को एज्यूम किया जा सकता है 80 स्क्वायर, 280, ठीक है। और ये सर्कल को भी सेटिस्फाई करता है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको ये सेटिस्फाई करता था। तो यहां से आपके पास आसानी से निकल आएगा। अगर ये चीज आपको स्ट्राइक कर गई तो 2t स्क्वायर 4t आपने सेटिस्फाई कराया, 4t रेज टू पावर 4 प्लस 16t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस 16t इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपके पास आ गया 4t रेज टू पावर 4t कॉमन ले लो, ठीक है, t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो t 0 हो जाए, वो तो अपने को पहले ही से पता था, कोई फायदा ही नहीं। यहां से देखते हैं इससे क्या निकल रहा है। तो यहां से एक फैक्टर आपका निकल के आ रहा है t माइनस 1, ठीक है। और बाकी फैक्टर्स क्या है, t स्क्वायर आ जाएगा और कितना आएगा, t आएगा और प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके दो फैक्टर्स निकल गए। अब आप देखो t इक्वल टू, यहां से तो इमेजिनरी है, ये भी किसी काम का नहीं है, तो t इक्वल टू 1 ही एक काम की चीज मिली हमें इस पूरे सोल्यूशन से।
तो t इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि Q पॉइंट क्या है आपका, बेसिकली 2,4 है। ठीक है, तो ट्रायंगल की एक तरीके से बेस आप कह लें तो 2,0 थी और हाइट कितनी हो गई, 4 यूनिट्स हो गई, है ना भाई। अपन तो ये तो ऐसा केस वाला बन गया, ये तो काफी आसान सा बन गया, सीधा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वैसे भी अगर हम ये हाइट निकाल लेते तो बेस इंटू हाइट इंटू हाफ ये कर देते, यहाँ पे तो सीधा ये राइट एंगल ट्रायंगल ही आ जा रहा है, तो एक खास मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है px आपका एक लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच हैज अ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, तो और लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 3, इसकी बात की गई है। तो लोकल मैक्सिमा आपका 1 पे है, मतलब अगर हम कहें कि p'1 कितना रहा होगा 0 और p'3 कितना रहा होगा 0, तो p' में अगर मैं कहूं तो कम से कम 2 फैक्टर्स तो रहे होंगे, एक x-1 x-3। ठीक है, पॉलिनोमियल है ना, तो p' में कई 2 रूट्स तो हैं 1 और 3, मतलब p' को कम से कम क्वाड्रेटिक तो होना पड़ेगा। लीस्ट डिग्री की बात की गई है तो अपन मिनिमम रखते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री मिनिमाइज करके रखें, लेकिन आगे कोफिशिएंट तो बदल सकता है ना, तो कोफिशिएंट आप k रख लो, कई लोग यहाँ पे k छूट जाता है कई लोगों का। ठीक है, तो p' आपका इसके बराबर आया, आपको p1 p3 दिया गया है, p1 इज इक्वल टू 6, p3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओके, तो px आप निकालिए, तो ये आपका लिखा हुआ था k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो p निकालिए आप, px कितना होगा k इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस मान लीजिए कांस्टेंट c। p1 आपको दिया गया है 6 के बराबर, तो p1 अगर आपका 6 है तो यहां से क्या आएगा, x की जगह 1 रख लो, 1/3 माइनस 2 प्लस 3, तो 1 और 1/3 4/3 के प्लस c। ठीक है, और इसी तरीके से p3 कितना है, 2 है, तो p3 आपका 2 है, 3 रखते हैं तो 9 प्लस 9 18 माइनस 18 0 हो गया क्या, हाँ ये तो काफी आसान सा बन गया शायद। ठीक है, यहाँ पे तो आपका सीधा ही आ गया। ठीक है, आपने k को 3 रखा, x को 3 रखा, तो 9 माइनस 18 प्लस 9 0, तो c। ठीक है, c की वैल्यू 2 आ गई, तो c अगर 2 है तो k भी निकल आया कि c अगर 2 है तो 4k/3 विल बी इक्वल टू 4, मतलब k इज इक्वल टू कितना 3, तो c 2 और k आपके 3 के बराबर आ गए। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था p'0। ठीक है, तो px तो निकला ही, p' निकला ही हुआ है, वहां पे अपन p'0 निकाल लें। p'0 का मतलब क्या होगा, यहां से 3k दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 था। 58th क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन दिया गया है, उल्टे डायरेक्शन में हम प्रोसीड करते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं। अपन चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे कि px को एक क्यूबिक मान लिया, x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अपन उल्टे प्रोसेस से करते हैं, मतलब पहले p' निकाल लिया और फिर इंटीग्रेट करते हुए px तक गए, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, कैलकुलेशन करना इनफैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, हमारे पास fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की बात की गई है, और कहा गया है कि कितने पॉइंट्स पे ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा लेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मॉड को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। भाई नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए बेहतर रहता है कि हम ग्राफिकली एनालाइज करें। तो कहां पे डेफिनेशंस ब्रेक करेंगे, 0 पे, +1 पे, -1 पे। तो जब आपका x -1 से छोटा है तो ऐसे केस में अपन बोलेंगे कि ये क्वांटिटी आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव, और ये क्वांटिटी आपकी कैसी होगी, x, ये तो नेगेटिव रहेगा। तो आपके पास आ गया x² माइनस x माइनस 1, x² -1 यहां से आपको -x ओपन करना पड़ेगा। फिर जब आप x को ले जाते हो -1 और 0 के बीच में, इक्वलिटी तो कहीं लगा सकते हैं ना, तो -1 और 0 के बीच में अगर देखें तो ये तो अभी भी निगेटिव रहेगा, लेकिन ये भी निगेटिव हो गया, तो इसलिए आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, फिर आप देखो x अगर आप 0 से 1 के बीच ले लेते हो, तो x अगर आपने 1 से मतलब 0 से 1 के बीच ले लिया, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस x स्क्वायर और +1। ठीक है, फिर आप x अगर 1 से बड़ा ले लेते हो, ठीक है, तो 1 से बड़ा लेते हो तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव,
कितना आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपका fx का एक्सप्रेशन रहा। अब इसको आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, देख लीजिए कितनी जगहों पे मैक्सिमा आ रहा है, कितनी जगहों पे मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, 4 अलग अलग क्वाड्रेटिक बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं ना। तो आप देखो -1, ठीक है, +1 और ये रहा मान लीजिए 0। थोड़ा और दूर दूर कर लेते हैं, ये वर्टेक्स के लिए मैं रख लेता हूँ, इसको -½ रख लेता हूँ, यहाँ +½ रख लेता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए 1 और यहाँ पे मान लीजिए आप -1, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। तो आप देखो 0 से 1 के बीच में हमें क्या बनाना है, 0 से 1 के बीच में हमें ये क्वाड्रेटिक बनानी है। ये क्वाड्रेटिक कैसी है, डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक है, जिसका मैक्सिमम कहां पे बन रहा होगा, इसका वर्टेक्स क्या है, x = ½ है, तो वर्टेक्स x = ½ पे इसका मैक्सिमम बन रहा होगा। मतलब कि ये कुछ 0 पे वैल्यू देखें तो 1, ½ पे ये अपना मैक्सिमम अटेन कर रहा होगा, है ना, और फिर उसके बाद ये 1 तक डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसा बना 1 तक। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 पे वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो 0 और 1 दोनों पे वैल्यूज कितनी है, 1 के बराबर ही है। ठीक है, ठीक, ये आपका रहा। 1 के आगे क्या बनाना है, 1 के आगे ये बनाना है। तो 1 के आगे देखो x² + x - 1 है ना, ये x² + x - 1, इसका तो वर्टेक्स कहां आना था, -½ पे आना था। तो ये तो क्या रहेगा, ये तो लगातार इंक्रीज करता रहेगा ना इस इंटरवल में। आप डिफरेंशिएशन से भी समझ सकते हो, x² + x - 1 x > 1 के लिए लगातार इंक्रीज करता रहेगा, तो इंक्रीज करा दिया, तो ये सीधा आपका इंक्रीज कर जाएगा। x = 1 पे देख लो तो इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1 ही है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप देखो, जो ग्राफ आपने राइट साइड में बनाया है वही ग्राफ वैसे भी लेफ्ट साइड में बनने वाला है। क्यों, क्योंकि भाई x की जगह -x रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन कैसा है, इवन। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का बन गया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैक्सिमा कितने आए, ये 2, मिनिमा कितने आए, ये 3। ठीक है, तो आंसर आपके पास 2, 3, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 फिर से वही बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना था लेकिन। ठीक है, क्या था, सब कुछ छोड़ो, 6 तो ऐड करना आता ही है, अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/3√2 अंडर रूट के अंदर 4 - 1/3√2 अंडर रूट के अंदर, ठीक है, 4 - ये ऐसा है कुछ। ठीक है, ऐसे में हम क्या करते हैं, अपन मानते हैं किसी चीज को x, कौन सी चीज को, अपन यहां से चलेंगे और चलते चलते जहां पे पहली बार हमें लगेगा कि भाई ये तो कोई पुरानी चीज रिपीट हो रही है, वहीं पे x लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से चले अपन यहां तक माइनस साइन तक हमें नहीं महसूस हुआ, लेकिन माइनस साइन के बाद फिर से हमें फील हो गया ना कि ये वाली चीज फिर से रिपीट हो रही है। तो जहां से आपने पहली बार रिपीटिशन फील किया वहीं पे x लिख दो। तो 1/3√2 अंडर रूट के साथ 4 - x लिखने का टाइम आ गया, = x। ठीक है, स्क्वायर कर लिया। ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो क्रॉस चेक भी करते हैं कि जो फाइनल हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है वो एक्चुअल चीज को सेटिस्फाई करता था या नहीं करता था। तो 1/18 × 4 - x = x²। तो आपके पास आ जाएगा 18x² + x - 4 = 0, 18x² + 9x - 8x - 4 = 0। तो x = -½ और यहां से आपके पास आ जाएगा 4/9। तो आपको मिल क्या रहा है, -½ तो नहीं होगा ना, -½ का मतलब है कि पहले तो वैसे भी ये इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई ही नहीं होगी ओरिजिनल वाली, आप स्क्वायर कर दिए इसलिए ये एक्स्ट्रा रूट आ गया, इसको रिजेक्ट कर दें, 4/9 यहां से आ रहा है। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 6 + log 3/2 4/9। तो ये क्या है, 3/2 की पावर -2 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 6 - 2। ये 3/2 की पावर -2 है, यहां बेस में 3/2 है, तो आउटकम क्या होगा, -2। आंसर कितना होगा, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 आपका एंड हुआ। नेक्स्ट अपन 60th क्वेश्चन देखते हैं। 60th क्वेश्चन में क्या था, ABC आपका यूनिट वेक्टर्स हैं और हमें 2a + 5b + 5c की बात करनी थी। तो इंटीजर टाइप्स में कहो तो ये सबसे बढ़िया सवाल दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो अगर इसमें a² प्लस, मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनली लिखता हूं, a - b को अगर मैं ऐसे लिख लूं, a - b के होल स्क्वायर को a - b
डॉट ए माइनस बी, ठीक है, प्लस इसी तरीके से बी माइनस सी डॉट बी माइनस सी लिख सकता हूं। फिर इसी तरीके से सी माइनस ए इज इक्वल टू 9। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर। कितनी बार आ जाएंगे, 2 बार ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर 2 बार सी स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस वी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू कितना 9। तो 2 इंटू ये कितना है 3 है, 6 हो गया। तो आपके पास आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये सब वेक्टर वेक्टर है, ये समझते रहना। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना है -3/2 है। अब इससे क्या हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। ऐसी चीज आपने अलजेब्रा में तो काफी सारी कर रखी होगी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका -3/2 है और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना था 3 था, क्योंकि ए बी सी सभी क्या थे, यूनिट वेक्टर्स थे। अगर दोनों को ऐड कर लें तो a प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर लिखना चाहें तो हमें पता चलेगा कि दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स -3/2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी थी कि मॉड मतलब a प्लस बी प्लस सी का मॉड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 वेक्टर है। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, 2a प्लस 5b प्लस 5c। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी आपका 0 है, इसका मतलब 5a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर, ये भी तो आपका 0 वेक्टर ही होगा ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 वेक्टर माइनस 3a वेक्टर। तो दिस इज इक्वल टू 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो कि कितना होगा, 3 के बराबर होगा। a वेक्टर का 1 था तो 3a वेक्टर का कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पेपर एंड होता है। हमारे पास अगर देखा जाए तो इंटीजर टाइप्स में पेपर 1 के कंपैरिजन में अगर देखें तो हमारे पास ये जो पेपर था ये कंपैरेटिवली मतलब दोनों पेपर्स में कहा जाए तो ये वाला पेपर हमारा कंपैरेटिवली टफर साइड पे था। और इसमें देखिए आप 56th क्वेश्चन जो है 60th क्वेश्चन, ये दोनों तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए थे। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस में स्पेसिफिकली जो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एस्टिमेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का भी बढ़िया सवाल दिया गया था। ठीक है, तो ओवरऑल कहा जाए तो पेपर दोनों पेपर्स में कंपैरेटिवली ये वाला पेपर टफ था। ठीक है, बट पेपर अगर हम दोनों पेपर्स को कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस करें तो कंबाइंड फॉर्म में तो हमें यही एनालाइजेशन में आता है कि ओवरऑल मॉडरेट लेवल का ही पेपर पूछा गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अगेन एक टफ क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ जस्ट वन ऑप्शन, मतलब ओवरऑल कहा जाए टफ ही कहेंगे इसे, है ना। तो e रेज टू पावर -x² का एरिया, सबसे पहली बात e रेज टू पावर -x² तो कैसा है, नॉन इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते आप। तो e रेज टू पावर -x² के बारे में देखो कैसा होगा, 0 पे वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा होगी, है ना, 1 के बराबर। और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सिंपल सी बात है, आप डिफरेंशिएशन से भी चाहो समझ सकते हो। जब आप 1 पे पहुंचोगे तो 1 पे वैल्यू कितनी आ चुकी होगी, 1/e, 1,1/e। ठीक है, ऐसा कुछ 1,1/e। अब ये इस तरीके का हमारे पास ग्राफ का नेचर होगा, है ना, 1, मतलब ऐसा कुछ इस तरीके का नेचर है। अब आपको क्या करना था, एरिया निकालना था किसके किसके बीच का, x = 0, y = 0, ठीक है, दिख रहा है दोनों, और x = 1। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, यहाँ वाला। तो ये एरिया के बारे में आप क्या कमेंट करोगे, मतलब यही है ना इंटीग्रेशन, मतलब ये वाला एरिया। तो आप देखो इस एरिया को आप बोल सकते हो ना कि इस रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा, और इस रेक्टेंगल के एरिया से, मतलब ये जो पूरा रेक्टेंगल अभी दिख रहा है आपको, इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा, कह सकते हो। ठीक है ना, ये पूरा एरिया जो है वो इस रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं क्या कि I लाइज इन बिटवीन दिस रेक्टेंगल एंड दिस रेक्टेंगल, छोटे वाले रेक्टेंगल और बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया के बीच में ये कुछ लाई करेगा। तो अगर आप छोटे वाले रेक्टेंगल के कंपैरिजन में देखो तो यहां पे ये हाइट 1/e और ये 1, तो 1/e
ठीक है। बड़े वाले रेक्टेंगल से देखो तो बड़े वाले रेक्टेंगल में आपको क्या दिखेगा, बड़े वाले रेक्टेंगल में आपका ये वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है, मतलब ये 1 और इधर भी 1, तो आपका i जो है 1/e और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, s ग्रेटर देन 1/e। अच्छा, s अगर 1/e से बड़ा है और दूसरी चीज 1 माइनस 1/e की गई है, ठीक है, तो 1/e मतलब कितना हो गया आपका 0.4 0.3 के बीच में, ठीक है, ओके, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो यहां से ए पार्ट आ गया। नेक्स्ट आप एक इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हो कि e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और e रेज टू पावर माइनस एक्स, इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और e रेज टू पावर माइनस एक्स में बड़ा कौन सा होगा। तो आप देखो 0 से 1 के बीच बात कर रहे हो, तो जब 0 से 1 की ही बात है, सोचो 0.5 है, मान लो x इक्वल टू 0.5 लेता हूं, तो ये आपका e रेज टू पावर माइनस 1/4 और ये e रेज टू पावर माइनस 1/2, कौन सा बड़ा होगा, दोनों में बड़ा कौन सा होगा, यही वाला बड़ा होगा, e रेज टू पावर माइनस 1/2 बड़ा होगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं ना कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी कि e रेज टू पावर माइनस एक्स से e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर आपका बड़ी क्वांटिटी थी। तो अगर आप एरिया निकालते हो तो भी यही चीज रहेगी, और इसका मतलब दिस इज i विल बी ग्रेटर देन 0 e रेज टू पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। 1 रखते हो तो माइनस 1/e, 0 रखते हो तो 1, तो i आपका 1 माइनस 1/e से भी बड़ा है, ठीक है। ये a और b दोनों आ गए आपके, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी हमें खुद से ही सोचना था, ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन ये वाला भी थोड़ा सा सोचना था हमें, ठीक है। वैसे ऐसी चीजें अब तो अपन ज्यादा यूज करते हैं, बट फॉर टाइम बीइंग एट दैट टाइम पता नहीं, ये चीजें टफ हो सकती थी, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन के लिए अपन देखें, सी या डी ऑप्शन के लिए, तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक जगह पे 1 माइनस 1/√2 और 1/√e, ये ऐसी चीजें दिख रही हैं। तो अगर आप देखोगे 1/√2 के करस्पॉन्डिंग, यहां पे गए अपन 1/√2 पे, तो 1/√2 पे इधर क्या आएगा, e की पावर माइनस हाफ आएगा, 1/√2 कॉमा e की पावर माइनस हाफ, ऐसा कुछ, मतलब 1/√e, ठीक है। तो आप देखो 1/√e आपको दिख रहा है और 1 माइनस 1/√2 दिख रहा है, मतलब कि इसने कुछ ऐसा किया, देखिएगा ध्यान से, यहां से इसने रेक्टेंगल कंप्लीट किया, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, ये रेक्टेंगल का एरिया इधर 1 माइनस 1/√2 और इधर कितना है 1/√e, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है 1 माइनस 1/√2 इंटू 1/√e, ये वाली चीज तो आ गई आपकी, ठीक है। और क्या किया इसने, उसके साथ में जो ऐड कर रखा है 1/√2, तो आप देखो 1 के साथ अगर इतना पोर्शन ले लूं मैं, ये पूरा, ठीक है, ये रेक्टेंगल, तो इसकी हाइट कितनी है 1, इधर कितना है 1/√2, तो 1/√2, ये वाली जो चीज आएगी आप बताओ i से तो बड़ी होगी ना, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन ये वाला आ रहा है, एक्स्ट्रा पोर्शन ये वाला आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी भी i से आपकी बड़ी थी, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन इसीलिए टफ था क्योंकि हमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन और एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो करना पड़ रहा था ये बिल्कुल ही डिफरेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, अगेन बैक टू इजी क्वेश्चंस। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या बोलोगे, हाइपरबोला की टेंजेंट आप m के फॉर्म में लिख दो, mx प्लस माइनस √9m² माइनस 4, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है, पैरेलल होनी चाहिए ये 2x माइनस y के, ठीक है। तो मतलब स्लोप आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2x प्लस माइनस √32, यही आ रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला, मतलब किस पॉइंट पे टेंजेंट का ये काम करेगा। तो आप चाहे ऐसा भी करें, आप चाहें तो डायरेक्टली कर लें, आपको स्लोप पता ही है ना कि m की वैल्यू आपको 2 चाहिए, मतलब dy/dx वाली चीज यूज कर लो कि dy/dx आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए एट दैट पॉइंट। तो आप ये भी यूज कर सकते थे कि डिफरेंशिएट किया 2x/9 माइनस 2y/4 इज इक्वल टू 0, तो x/9 इज इक्वल टू y/4, सो y' इज इक्वल टू 4x/9y,
dy बाई डी एक्स आपका इसके बराबर है, और आप चाहते हो इसको कि 2 हो जाए, तो आपको x बाई वाई मिल जाएगा, ठीक है, x बाई वाई एट दैट पॉइंट, मतलब मान लेता हूं मैं ये पॉइंट x1 y1 था, तो दिस विल बी इक्वल टू x1 बाई y1, है ना, 4x1 अपॉन 9y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x1 अपॉन y1 कितना हो गया, x1 अपॉन y1 विल बी इक्वल टू 9/2, ठीक है। अब अगर आपका x1 बाई y1 कुछ इस तरीके का है, तो आपको ये भी पता है कि x1 y1 कहां था, हाइपरबोला पे, तो हाइपरबोला पे आप रख दो कि x1 स्क्वायर बाई 9 माइनस y1 स्क्वायर बाई 4 शुड बी इक्वल टू 1। x1 y1 हाइपरबोला का पॉइंट है, सेटिस्फाई करेगा। यहां से आप उठा करके रख दो, x1 को मान लो 9y1 बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, यहां से आपका y1 निकल आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में भी हमारा आसान ही क्वेश्चन दिया गया था।